लेकिन एक बात के लिए चौधरी साहब का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पहले विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने आपके मध्य आकर करने का फैसला किया है। मैं जीत की धरा पर पहुंचने पर चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। हमारे बीच में आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी साथी विधायक हमारे सभी साथियों से अनुरोध है, मंच पर भी पूरी तरह से डिसिप्लिन बनाने का प्रयास करें। मुझसे पहले हमारे साथियों ने बताया कि ये रैली नहीं है भाई, ये विपक्ष आपके समक्ष क्यों रखा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था और उस सेशन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था कि इस देश की केंद्र की जालिम सरकार ने जब किसानों के 3 काले कानून पास कर दिए तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी थी कि ये सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। इन्होंने अपने सभी विधायकों से हस्ताक्षर करा करके विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और आपके लोगों के मन में एक उमंग जगी थी, एक दीप जला था कि हरियाणा प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। इन जालिम और जाहिलों प्रशासकों से किसानों का पीछा छूट जाएगा। और कुछ साथी कह रहे थे कि आज बार बार वो कहते हैं कि क्या फायदा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके 6 महीने की उनको जीवनी दे दी। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि वो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया जब हरियाणा सरकार अस्थायी हो चुकी थी। हरियाणा सरकार ने गिरने से डर के भय से हमारे साथी प्रदीप चौधरी का निष्कासन कर दिया। हमारे एक साथी ने कि ये पता ना लगे, विपक्ष का विधायक था अभय सिंह चौटाला, केवल इस बात को छुपाने के लिए यदि कांग्रेस का साथ दे, विपक्ष का साथ दे, किसान का साथ दे तो भारतीय जनता पार्टी मारे, क्योंकि बड़े बड़े मुकदमे हैं पे आर्थिक अपराधी साबित होने वाले। अगर वो सरकार का साथ दे तो किसान मारे, तो दोनों से बचने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे का मायना क्या हुआ कि जो जेजेपी के कुछ विधायक बार बार बयानबाजी करते थे कि हम सरकार के खिलाफ हैं, किसानों के साथ हैं, उस अविश्वास प्रस्ताव से पता लग गया कौन किसान के साथ है, कौन किसान के खिलाफ। तो इसलिए साथियों उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया विपक्ष आपके समक्ष। आज इस धरती पर हुड्डा साहब विराजमान हुए हैं। इस धरती ने कई बार अंगड़ाई ली है। आपको याद होगा 1985 में डॉक्टर काजान और डोंगी साहब पुराने साथी बैठे हैं। समस्त हरियाणा सम्मेलन यहीं से हुआ था। चौधरी देवीलाल को ताकत इस इलाके ने दी थी और वो ताकत इसलिए दी थी कि इलाके की तरक्की कराएगा, प्रदेश की किसान और मजदूर की तरक्की कराएगा। लेकिन उसी के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने हमारे 9 किसानों को गोलियों से भुनवाने का काम इसी जींद की धरती पर किया था, गोलकनी और कंडैला में। उसके बाद आपने लड़ाई लड़वाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और इनको आपने मुख्यमंत्री तक पहुंचवाया। 9.5 वर्ष तक यहां पर विकास के कार्य हुए। लेकिन साथियों, जब बाड़ी खेत को खाएगी सुरक्षा कौन करेगा? इनके आजू बाजू में बैठने वाले 3 मंत्री जो वरिष्ठ पदों पर थे, बड़े बड़े ओहदे थे, अगर 4 लेन बनवा दी पहले क्यों नहीं बनवाई? रेल की लाइन बनवा दी पहले नहीं बनवाई? गरीबों को प्लॉट दे दिए पहले नहीं दी? यानी कि इनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया और खुद कुछ किया नहीं। तो आपके मन में एक सोच आई कि इनके विधायक मंत्री तो खिलाफ बोल रहे हैं, हुड्डा साहब में कहीं कमी है। लेकिन जब 2014 में आपने देखा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में सरकार बनाई, 7 साल तक मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेष
से कि साथियों, बड़ौदा में जो जीत हुई है, अगर उसका लाभ लेना चाहते हो, हम थोड़े से झुके हैं क्योंकि ऐलनाबाद में हमारी बुरी हालत हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाबाज नौजवान साथी जैसे फौज में लड़ते हैं, ऐसे घर घर जाकर के 5 वर्ष ओम प्रकाश चौटाला के काम, 9.5 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम, और आज इन कुकर्मियों का कुकरम जेजेपी जो है बच्चा बच्चा, अरे एक और नया नाम दे दिया, बोला ये तो पति पत्नी की पार्टी है। आज ये नहीं पता पति मनोहर लाल है, पत्नी दुष्यंत है, या पति दुष्यंत है। ये तो अपनी संस्कृति भी मिटाना चाहते हैं मेरे लोगों। तो इसलिए आज मैं आपसे एक नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम आपके लिए रखा गया है, और जो साथी दाएं बाएं चल रहे हैं, बहुत से साथियों का दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है। हर साथी ये चाहता है कि भाई मैं मिल लूं अपने नेताओं से, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब के बाद जो साथी बोले वो आपकी बात रखेंगे, नेता सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि साथी जो इधर खड़े हैं, अपाड़ी जी एक बार आप सारे उधर आ जाओ, और जो साथी उधर खड़े हैं बैठ जाओ। इस प्रोग्राम के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 घंटे एक एक साथी से मिलकर के जाएगा। कोई भाई अब किसी नेता से मिलने का प्रयास ना करे, फिर खुश होनी। 2 घंटे दीपेंद्र सिंह यहीं बैठेंगे, रात तक खड़े पे खड़े होके रात लग यहां बैठेंगे भाई। अब जितने कार्यक्रम चले, अरे जो आगे आ रहे हो ना, मेरे उजाने के साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दीपेंद्र सिंह रात तक यहीं बैठेंगे, आप वहीं बैठ जाओ जहां स्थान मिलता है, और सबको राम राम। आगे मत कोशिश करवाने की, वहीं बैठ जाओ। एक बार अब कार्यक्रम हम जैसे सभी ने अपनी बात रखी, अब अगले चरण में प्रोग्राम को आखिर अंतिम चरण में लेके जाएंगे। हुड्डा साहब बैठेंगे, अब बैठ जाओ एक बार, जो सारे साथी, कपूर सिंह बैठ जाओ आप सारे, ताकि बैठ के हम इस कार्यक्रम को अपने जो इसका निष्कर्ष है, अब हम निष्कर्ष तक लेके जाते हैं। आज आपको सारी परिस्थिति पता है, हमसे ज्यादा आप समझते हो, भुगतते हो प्रदेश में क्या हालात हैं। हरियाणा प्रदेश लगभग 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी, और 7.5-8 साल पहले केंद्र के अंदर भी ये सरकार बनी। लोगों ने बड़ी आशाओं के साथ इस सरकार को बनाया था, बड़े बड़े नारे थे, बड़े बड़े वायदे थे। लेकिन आज अगर हम तुलना करके देखें कि आज प्रदेश में क्या स्थिति है, तो हम ये पाते हैं कि हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी। जो वायदे किए गए थे, हरियाणा को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने के वायदे, अच्छे दिनों के वायदे, आज कहीं ना कहीं हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यही कारण है, ये जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मानते थे कि सरकार, बड़ी हवा चली देश में, नारा दिया 75 पार, टीवी पे दिखाया 85 पार, दिखाया था कि नहीं दिखाया था, मैं आपसे पूछना आया था। 75 पार का नारा था, टीवी में दिखाया 85 पार, और आप सब ने, लेकिन हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस नारे की हवा निकाली कि नहीं निकाली, मैं आपसे पूछता। हवा निकल गई। अगर लोग इनसे संतुष्ट होते, इस बात का सबूत, अगर 5 साल जो इनकी सरकार रही, पहली 5 साल सरकार रही, अगर लोग उस सरकार से, भाजपा खट्टर सरकार से संतुष्ट होते, तो 75 पार नहीं तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ इनको दोबारा चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाते, और पूर्ण बहुमत नहीं तो कम से कम कुछ इनके मंत्रियों को जिताने का काम करते। लेकिन पहली मर्तबा लोग इतने दुखी थे इस सरकार से, 14 में से 12 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। आज ये जो बैठे हैं सारे विधायक, हरियाणा कोने कोने से आए, उस कोने से शुरू करें तो बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं, साथ लगता इसराना हल्का है, वहां कृष्ण पवार जी की बात हो, लोगों ने बलबीर वाल्मीकि जी को 40,000 वोट से वहां जिताने का काम किया। यहाँ बैठे हैं हमारे सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से,
वहां हमारी कविता जैन बहन हमारी मंत्री थी, वहां से सुरेंद्र पवार जी जीत के आए। कुलदीप वत्स बैठे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनको हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, ये कुलदीप वत्स जी बैठे हैं। 20,000 वोटों से बादली से कुलदीप वत्स वहां जीत के आए। रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, वहां मनीष ग्रोवर जो मंत्री थे पिछली सरकार के, लोगों ने उनके घमंड को भी धराशायी करते हुए भारत भूषण बत्रा जी को वहां से जिताने का काम किया। हमारे बैठे दान सिंह जी, एक छोर पे वहां से शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में रामविलास जी, वहां से लोगों ने दान सिंह जी को भेजने का काम किया। कुल मिला के हरियाणा के एक एक कोने से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार के हर मंत्री को जो हराने का काम किया। तो इससे स्पष्ट संकेत है कि जनादेश इस सरकार के खिलाफ था। लोगों ने 75 पार के नारे को ध्वस्त किया, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश दिया। जब आपने टीवी सेट देखा 12 और 1 बजे, या आपने तो जब टीवी सेट और रेडियो में देखा भाई गिनती कितनी होगी, आप तो ये देख रहे थे कि भाई कितने बहुमत से बीजेपी आएगी। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, जींद वासियों से पूछता हूं, जब आपने 12-1 बजे टीवी पे और रेडियो पे गिनती देखी, जब गिनती हो रही थी हरियाणा की, तो एक समय में कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, और बीच में कांग्रेस 38 सीटों पे और भाजपा 35 सीटों पे, यही गिनती ऊपर नीचे चल रही थी कि नहीं चल रही थी। मैं आपसे पूछने आता, 3900 वोट से फैसला हुआ प्रदेश का। 3900 वोट अगर कांग्रेस के खाते में ज्यादा आती तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी बनती। जब इतना नजदीक फैसला था तो किसकी सरकार बने ये कश्मकश जब हो रहा था, तो उनको फैसला करने की परिस्थितियां बनी। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट ली। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि यहां जींद जिले में भी उप मुख्यमंत्री जी और 3 विधायक यहां जींद जिले में भी उन्हीं जेजेपी पार्टी के चुन के गए। मैं आपसे पूछता हूं, जुलाना के बहुत लोग आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जुलाना से कौन कौन यहां बैठा है? जुलाना हल्के से। नरवाना से बहुत लोग आए हैं, उचाना से बहुत लोग आए हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, जुलाना, उचाना और नरवाना जब जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए तो क्या उन्होंने ये कह के वोट मांगी कि भाजपा की सरकार दोबारा बनाएंगे, या ये कह के वोट मांगी कि भाजपा को जमुना पार भगाएंगे? अगर वो ये कहते कि दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाएंगे, चंडीगढ़ में हमें 1-1 वोट दो, हम जाके दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो 1 सीट इनको मिलने नहीं वाली थी। लेकिन वोट ली भाजपा के खिलाफ, वोट ली खट्टर साहब के खिलाफ, और जाकर उनकी सरकार बनाने का अपने मतदाता से विश्वासघात। राजनीति में कुछ नैतिकता के कोई मूल्य होते हैं। अगर कल को हम कहें कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, और आपका साथ लें और जाकर आपके साथ को बेचने का काम करें, मैं समझता हूं कि राजनीति, इससे ज्यादा राजनीतिक पतन हो नहीं सकता जो आज जींद की धरती ने देखा है, जो इन लोगों ने देखा है। इसीलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलकर। आज समस्याओं का अंबार जींद जिले में मैं देखता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर देखता हूं, समस्याओं का अंबार है। आपने खुद ये महसूस, अभी बीच में एक आदमी बोल रहे थे, इन 8 साल, 7.5-8 साल में पहली सरकार तो फेल थी, लोग बदलना चाहते थे। दूसरी सरकार तो उससे भी ज्यादा फेल, ये भाजपा और जजपा की जो सरकार बनी है, ये तो ऐसी सरकार है कि चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों को कोरोना हुआ था, लोग घर में आइसोलेट हुए थे, चंडीगढ़ में आइसोलेट हो गई सरकार। मुख्यमंत्री जी करनाल में बिना लाठीचार्ज करे नहीं जा पा रहे, और उप मुख्यमंत्री जी तो लाठीचार्ज करके भी उचाना में नहीं जा पा रहे। ऐसी सरकार चंडीगढ़ में बनी बैठी, इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार है। 2014 से पहले जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे हरियाणा, कृषि उत्पादकता में हम नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हम नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे। आज वो हरियाणा इन 7.5-8 साल के बाद देश में बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े बोल रहे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1,
किसान के अपमान में नंबर 1, किसान पे अत्याचार में नंबर 1, और गरीब आदमी के शोषण में नंबर 1। उस प्रदेश को पटरी से इतना इन्होंने उतारा। हर वर्ग आज परेशान है। गरीब आदमी की अभी मैं सुन रहा था, जो अब आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। क्या नाम उनका स्वामी है? धर्मपाल सीमार जी, उन्होंने अपनी बात रखी। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को, हमारे समय 100-100 गज के प्लॉट की योजना बंद जो चल रही थी, जिसमें 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले थे, वो बंद। मकान योजना चल रही थी, प्रियदर्शनी आवास योजना, 3 लाख परिवारों को किस्त मिली थी मकानों की, वो बंद। दाल रोटी स्कीम चल रही थी, वो बंद। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना चल रही थी, वो बंद। पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना चल रही थी, वो बंद। हाथ में गरीब आदमी के पानी का बिल और थमा दिया। जितनी भी जो वजीफे की योजना हमने शुरू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, उस समय 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक गरीब आदमी को वजीफे की योजना, उस योजना को इन्होंने सीमित कर दिया। हर योजना को, गरीब आदमी की जो कल्याणकारी जितनी योजनाएं चल रही थी, इस सरकार ने सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे मारी है। और जो आज महंगाई है, महंगाई और बेरोजगारी, जिसमें हरियाणा नंबर 1 है, उसकी चोट भी गरीब आदमी पे आज सबसे ज्यादा है। उनका आज घर का बजट बिगड़ गया और घर चलना गरीब आदमी का मुश्किल हो गया। ये इस सरकार के अच्छे दिन है। इसी तरीके से कर्मचारी आज अपनी पुरानी पेंशन, पंजाब स्केल, सारी मांगों को लेकर आंदोलन कर करके कर्मचारियों ने इस सरकार से सारी आस छोड़ दी। छोटा व्यापारी, जिसके गले में कभी नोटों की गड़ियां होती थी, आज वहां पे सिक्के पड़े हैं। आज छोटा व्यापारी जो आर्थिक मंदी की वजह से, उसने इस सरकार से आज आस छोड़ दी। और किसान तो इस सरकार की सबसे ज्यादा निशाने पे अगर कोई है तो किसान है। हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया इन्होंने कि किसान का कैसे तिरस्कार किया जाए। आज किसान एक कर किसान को निशाने पे लग रहे, एक करके चोट किसान को मारने लग रहे। अभी डीएपी की बात हो रही थी, मैं देख रहा था आज के अखबार में। आज सुबह भी 5 बजे लाइन में हमारी बहन बेटियां जींद में लगी हुई थी डीएपी के लिए। ये परिस्थिति है, जल भराव की स्थिति बहुत है। मैं हुड्डा साहब को वैसे पता है सारी बात, आप गांव में भी गए थे, लेकिन मैं भी बहुत गांव में गया था, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता। जल भराव, जींद में बहुत सा ऐसा किसान है जो एक तरीके से भूमिहीन हो चुका है, क्योंकि उनकी 2 फसलें खराब हो गई। तो ये जल भराव की बड़ी व्यापक समस्या है, इसकी हमें लड़ाई लड़नी है, ताकि इनको मुआवजा जितना हो सके इस बहरी सरकार के कान में इनकी बात पहुंचाने की लड़ाई लड़नी है किसान की। तो किसान को तो एक चोट ऐसी किसान पे मारे। जल भराव की समस्या, खरीद बंद कर दी, धान की, बाजरे की खरीद नहीं करी एमएसपी पर। खरीद की समस्या, जब अपना खेत में बुआई करो तो खाद नहीं, जब जो अपना फसल लेके जाओ मंडी में तो खरीद नहीं। तो आज किसान, और सबसे बड़ी बात आंदोलन, किसान आंदोलन अपने भविष्य को बचाने के लिए पिछले 1 साल से किसान आंदोलन लड़ रहा है। मैं आपके बीच में आपका बेटा हूं। आज ये जो सारी बात है, आपने जिम्मेदारी लगाई है। संसद के अंदर मैं बात लेके जाऊंगा। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। विपक्ष 2 जगह बैठेगा, 2 जगह बैठता है, हरियाणा की विधानसभा में और देश की संसद में। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ये मत सोचना कि विधायक तो इतने हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और संसद में 15 सांसद हैं। हरियाणा से 14 भाजपा के हैं और विपक्ष में 1 ही सांसद है। आप अकेला मत सोचना, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है। आपकी वहां पे आपकी आवाज बुलंद की जाएगी, संसद में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं आपका बच्चा होने के नाते एक और बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा इस किसान आंदोलन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें क्या हो रहा है उस पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। जो मैंने देखा उस बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो मुझे दर्द हुआ वो आपके बीच में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख तो है लेकिन दर्द उतना नहीं है। दुख है कि भाई सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि भाई खड़े होके कि किसान की बात नहीं मानेंगे, किसान की कोई मांग नहीं मानेंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का है, ये नहीं कि खड़े होकर मंत्री जी ने कहा कि हम किसान की कोई सारी मांगों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन उससे जो कहीं ज्यादा दर्द इस बात का है कि कोई एक विधायक, एक सांसद, सोचने वाली बात है, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे हरियाणा विधानसभा की बात हो,
किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा, एक ने, कि हम मांग तो नहीं मानते, लेकिन दीपेंद्र तुम ठीक कह रहे हो, 700 किसानों की जान चली गई। कोई टिकरी बॉर्डर पे था, कोई सिंगू बॉर्डर पे था, कोई जींद का था, कोई जुलाने का था। 700 किसानों की जान चली गई। कोई लखीमपुर में गाड़ियों के नीचे, बीजेपी के नेताओं गाड़ियों के नीचे कोई आ गया था, रौंद दिया गया था। हमें दुख है, क्योंकि इस देश में ये देश के नागरिक थे। हम एक एक के घर में गए। मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा विधायक दल यहां मौजूद है, मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं। आपने जिम्मेदारी लगाई, हम लोग एक एक के घर गए, एक एक किसान परिवार से मिले। सबसे पहले बड़ौदा गांव के हमारे जो भाई थे अजय मोर, उनकी वहां पे सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी थी, सबसे पहले उनकी शहादत हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी 2 छोटी बेटियां सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे सर्दी में, पिछली सर्दी में, दूसरी सर्दी आ गई, मगर उनके जब शव वापस आया, उनकी पत्नी, उनकी जो उनकी वो वाइफ, उनकी पढ़ी लिखी भी नहीं, ना पढ़ी लिखी थी। आगे जो लड़कियां हैं उनके कौन ब्याह शादी करेगा, क्या होगा, कितनी बड़ी चिंता। और हर परिवार के अंदर मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब आपका। आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई और एक फैसला किया। जैसे कंडेला में जो किसान शहीद हुए थे, अपनी सरकार बनी थी, उन सभी को किसान शहीद का दर्जा देके उनके घर में रोजगार और आर्थिक मदद का आपने निर्णय लिया। ऐसे ही आपने फैसला किया कि कभी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी हरियाणा के इनमें से किसान परिवार हैं उन सभी को रोजगार, आर्थिक मदद, और अब बिना सरकार के भी अपनी निजी जेब से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया, तो आपने किया। आज हरियाणा में मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन परिवारों को आंसू पहुंचने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन परिवारों का आंसू पहुंचने का क्या किसी और का हक था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री छोड़िए, कोई संतरी चपड़ासी भी इनकी तरफ, या जो एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, भाजपा की तरफ से, जजपा की तरफ से, इनेलो की तरफ से, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन दुख इस बात का है, इन किसी किसान परिवार के आंसू पहुंचने के लिए अगर कोई गया और किसी ने इन परिवारों को संभालने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। ये इस तरह की, मगर दुख इस बात का है आपके बीच में मैं इसलिए रख रहा हूं कि वहां पे कोई खड़ा भी नहीं हुआ, मगर मुझे परवाह नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ संसद में कि हमें दुख है, हमें संवेदनशीलता है, हमें संवेदना है। लखीमपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह देश के किसान को घमंड के घोड़े में पे सवार अपनी गाड़ियों के तले रौंद दिया गया। और जो रौंदा गया, मुख्य आरोपी जो हैं, उनके पिता देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप क्यों गए लखीमपुर के अंदर? मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं क्यों गए। जब एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के जो पुत्र है वो मुख्य आरोपी हों, और आज भी वो अपने पद पे बने हुए हैं, और भाजपा की जितनी रैलियां हो रही है उत्तर प्रदेश में उसमें तने हुए हैं, तो ऐसे में जब पुलिस उनके अधीन हो, यूपी पुलिस आरोपियों के तरफ देखी जा रही हो कि यूपी पुलिस का रवैया उनके तरफ है, जिन्होंने कुचला, जिन्होंने रोंदा, कुचलने वालों के साथ अगर यूपी पुलिस थी, देश की पुलिस थी, देश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार थी, जो कुचले गए थे, कम से कम उनके साथ जाके कम से कम किसी को खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसीलिए हम गए और वहां पर प्रियंका जी के साथ और हमारे साथ हाथापाई हुई और 4 दिन पुलिस हिरासत। वैसे इससे पहले कभी पुलिस हिरासत और जेल के दर्शन जीवन में नहीं हुए थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी पार्टी का कि इसका किसान आंदोलन में ये तो ऐसा तगमा दे दिया बीजेपी ने, मैं सारी उम्र लगा के बैठूंगा। उत्तर प्रदेश में जो जेल दर्शन जो बीजेपी की सरकार ने कराया, जो योगी सरकार ने कराया, मेरे को तो तीर्थ यात्रा करा दी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहां पर और लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अंत में आप सबका, क्योंकि जींद में ये कार्यक्रम हो रहा है, जींद में हमारी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा पिछले कई समय से, ये बात भी सही है, लेकिन अपनेपन में कोई कमी नहीं रही। जींद के जब विकास की बात आई, अभी बता रहे थे जयप्रकाश जी, उस रैली के याद दिला रहे थे जो रैली हुई थी यहाँ शेड के अंदर,
जिसमें ये जो पंजाब बॉर्डर से लेकर जींद रोहतक तक 4 लेन का फाउंडेशन रखा गया था और सोनीपत वाली रेल लाइन का फाउंडेशन रखा गया था, स्टेडियम का पत्थर रखा गया था और जींद की यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा गया था। आपको याद है वो रैली? नहीं याद है? याद है? शेड में कौन कौन था? एक बार हाथ खड़े करके बताइए उस रैली में, शेड में, जो यहाँ पे शेड में रैली हुई थी। सीपी जोशी जी आए थे। उस समय हमारा कोई विधायक नहीं था जींद में, हम 5 सीटें हारे हुए थे। ठीक बात है ना? कोई विधायक नहीं था, लेकिन अपनेपन, ये अपनेपन की बात होती है। आज ये यूनिवर्सिटी, जींद की यूनिवर्सिटी, इसकी भी बात मैं हुड्डा साहब के सामने रखना चाहता हूँ। यह आपने यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई, आज दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में ना वाइस चांसलर 1 साल से, ना रजिस्ट्रार 1 साल से, आधा स्टाफ नहीं। ये तो यूनिवर्सिटी को खत्म करने के रास्ते पे चल रहे हैं। मगर अपनेपन की ये बात होती है। पूरे हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, कोई विधायक नहीं था जींद में, एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई। वो कहीं भी बन सकती थी, वो पूरे कुरुक्षेत्र में बन सकती थी, रोहतक में बन सकती थी, सोनीपत में, झज्जर में, कहीं भी बन सकती थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से। वो यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब की कलम से कहीं बनाई गई तो जींद में बनाई गई। ये अपनेपन की बात होती है। और इन्होंने, और जिस पार्टी को आपने यहाँ से ताकत दी, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी की घोषणा यहाँ करी और उसकी शुरुआत सिरसा में कराई, लेकिन बनवाई सिरसा में भी नहीं ज़्यादा, उसमें इसमें कोई उसकी बात नहीं। सिरसा में भी बनवाते, हम स्वागत करते। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी घोषणा यहाँ हुई, बनवाई, शुरुआत सिरसा में करी, मगर केवल 2 कमरे वहाँ बनवाए। उस यूनिवर्सिटी को भी पूरा हुड्डा साहब की सरकार जब बनी तब करने का काम हो। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपनेपन में आप जानते हो, दिन रात आपके बीच में रहते, आप मिलते हो, जानते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं चंडीगढ़ की सरकार से, आपने खट्टर सरकार भी देखी और खट्टर दुष्यंत सरकार भी देखी, जिसको ये पिता जो है, जिसको ये अपना पत्नी और हस्बैंड की सरकार बता रहे हैं कि नहीं? खुद ही बता रहे हैं, खट्टर साहब बता रहे हैं। आपने पहली सरकार भी देखी और ये आपने दूसरी सरकार भी देखी। तो मैं आप सबसे पूछना है, तो इस सरकार से हम लड़ाई लड़ें कि नहीं लड़ें? में चंडीगढ़ में बदलना चाहिए निज़ाम कि नहीं बदलना चाहिए? एक बार सारे हाथ खड़े करके ये बताओ भाई, ये बदलना चाहिए निज़ाम कि नहीं बदलना चाहिए? और अगर बदलना चाहिए, बदलेगा तब जब नतीजा जींद का बदलेगा तब जब नतीजा जींद का बदलेगा। 5 सीट है जींद में, 5 सीट की ताकत है। तो भाई ये जो अपनापन, जो हुड्डा साहब की तरफ से जो अपनापन हुड्डा साहब ने दिखाया, और मेरे जी में कितना अपनापन है, वो तो तुमने मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं, कितना अपनापन ले रहा हूं मैं। तो भाई ये मेरे को ये बताओ, ये जो 5 सीट हैं जींद की, भाई ये सारे 5 की 5 सीट, भाई ये जब नतीजा तब बदलेगा, तो भाई ये 5 की 5 सीट दोगे कि नहीं दोगे? मैं नहीं हूं, बताओ सीधी बात भाई। आप और हम आज ये कार्यक्रम इस बात का, 5 की 5, देखो भाई 5 की 5 जींद की सीट तुम दे दियो और चंडीगढ़ में अपना राज ले लियो। ये आज आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। और आपने जो आज सारी बातें कही, इनकी हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की और जय जींद की। मैं बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम क्या है, ये संघर्ष क्या है। आज जितना हरियाणा में जितना विपक्ष है, जितने विपक्ष के एमएलए हैं, एक को छोड़कर जो अभी जीते हैं, उनकी चर्चा बाद में करूंगा, मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। वो सारे आपके समक्ष बैठे हैं आज, और इस वास्ते समक्ष बैठे हैं कि आपकी आवाज बनकर विधानसभा में उठाएं और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ें। ये हमारा संघर्ष केवल और केवल सरकार बदलने का नहीं है, ये हमारा संघर्ष पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है। आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने तरीके से बात कही, सभी साथियों ने कही। किसी ने कानून व्यवस्था की कही, किसी ने किसान की व्यवस्था, किसान की बात, दुर्दशा की बात कही, किसी ने व्यापारी की बात कही, कुछ कर्मचारी की बात कही, कर्मचारी की बात कही।
तो आज कोई भी वर्ग, कईयों ने शहर की बात कही, जींद शहर की, कईयों ने ग्रामीण इलाके की बात कही, तो आज कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है ना। क्यों? कि किसान को देखो, आज किसान की दुर्दशा है। आपको मालूम है आज लागत कितनी बढ़ रही है और आमदनी कितनी घट रही है। किसान को आज एमएसपी नहीं मिलता है। बाजरे में देख लिया आपने, पीआर धान में देख लिया, जब फसल बिकती है, लेकिन टैक्स सब पर लगा दिया, टैक्स सब पर लगा दिया। हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स था, ना बीज पर टैक्स था, ना ट्रैक्टरों के पार्ट्स पर टैक्स था। आज सब पर टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, आमदनी घटा रहे हैं, लागत बढ़ा रहे हैं। आपके सामने है आज क्या व्यवस्था हो गई है। मेरे को बड़ा अफसोस होता है। बात हुई जींद की, जींद में कल शाम से आया हूं, बहुत सारे साथियों से बात हुई, और जब मैं एक शादी में जा रहा था, देखा सड़कों की बर्बादी मैंने देखी। वो सड़कें जो रिपेयर होनी थी, जहां जिन सड़कों पर तारकोल की सड़क बननी चाहिए थी, वहां ब्लॉक लगा दी गए। ऐसी सरकार हमने देखी। डॉक्टर हुआ, मैंने कहा भाई एक अस्पताल बनाया था हमने यहाँ पर, वहां क्या परिस्थिति है? बोला डॉक्टर नहीं है वहां पर, यहाँ पर तो मशीन भी नहीं है। जो डेंगू फैला हुआ है उसकी प्लेटलेट्स अलग करने की भी मशीन नहीं है। और यहाँ पर तो अल्ट्रासाउंड की मशीन तो डरी है, लेकिन उसको चलानिया कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति देखो। अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं। अब एक आदमी कह रहा था यहाँ पे, अब मैंने इतना जोर ला लिया, रास्ता पोल्ट्री फार्मिंग बताया था, चक्कर काट लिए। भाई अस्पताल में डॉक्टर नहीं, पटवार खाना में पटवारी नहीं, और स्कूलों में मास्टर नहीं, तो फिर क्या होगा इस प्रदेश का? क्या व्यवस्था रहेगी? ये व्यवस्था बदलनी है हमने। ये व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष है। और आज जींद आया हूं। हमारे भाई सुभाष गंगोली कह रहे थे, आपसे गलती की माफी मांग रहे थे कि भाई ये गलती हो गई हमारे से, छोटा स्थान चयन कर लिया। ये बात ठीक है। जब मैं आ रहा था अब भी रोड जाम पड़े, क्योंकि रोड सारी टूटी पड़ी। जितने यहाँ पर अंदर आए आदमी, उससे 4 गुना भार है। लेकिन सुभाष जी, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। हमारा कार्यक्रम जो बताया वो था, ये तो ट्रेलर है भाई। जिस दिन ये जींद वाले कहेंगे यहीं भाई जलसा होगा, रैली होगी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। करके दिखाओ, नहीं करके दिखाओगे? बस इस बात की इंतजार करो, आज से तैयारी करो। अगर जब ये थोड़ा कोरोना से इजाजत मिल जाएगी, और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे, और यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की, मजदूर की। आज क्या हालात है? आज जितनी स्कीम चलाई थी हमने, 100-100 गज के प्लॉट की कितनी स्कीमें गिनाई, सब बंद कर दी गई। जो गरीब आदमी को मिलना था, वो गरीब आदमी का अनाज बंद कर दिया गया। किसकी सरकार है ये? अरे आज क्या कहे हैं, क्या कहा, बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम जो है हरियाणवियों को 75% की प्राइवेट फैक्ट्रियों में वो देंगे, नौकरी देंगे। और पहला प्रदेश है डोमिसाइल, आप जानते हो, आज डोमिसाइल नहीं, वो तो परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए डोमिसाइल है। उसमें 15 साल है सारे देश में। महाराष्ट्र में भी 80% है रिजर्वेशन, लेकिन डोमिसाइल 15 साल का है। जो 15 साल से प्रदेश में रह रहा हो उसका अधिकार है। इन्हें वो अधिकार छीनकर 5 साल कर दिया। 18 नंबर नहीं है, हरियाणवियों का नंबर नहीं है भाई। यार ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बिजली बोर्ड में 180 एसडीओ भर्ती करे, 22 हरियाणा के, एक बार 80 करे, 2 हरियाणा के। ये झूठे वायदे लोगों को। बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, जैसे आपने सुना। समस्याएं सारी आ गई।
ज्यादा इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर वर्ग परेशान है। तो भाई ये हमारा कार्यक्रम है। ये सरकार कैसी सरकार बन गई? ठीक कहा दीपेंद्र ने, हमारे राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने ठीक कहा कि ये कैसी सरकार बन गई। कोई तो कह रहा था कि 75 पार करेंगे, फिर बीजेपी कह रही थी ना 75 पार, और जेजेपी क्या कह रही थी, भाई इनको यमुना पार करो। और स्वार्थमय क्या हो गया, दोनों यार बन गए। अरे लोगों की बात करो, लोगों से जो वादा करके आए वो निभाओ। आप लोगों ने हमारे को विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, पूरी जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। यही कार्यक्रम लेके हम आए हैं। अगला कार्यक्रम भी हर जिले में जाएंगे, फिर हर विधानसभा में जाऊंगा। जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको हम सब साथी पूर्ण रूप से निभाएंगे। आज आप सब यहाँ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, मेहनत करनी पड़ती है। ये आवाज दब नहीं सकती। मैं जो आज की मौजूदा सरकार है उसको बताना चाहता हूं, कभी करनाल में लाठीचार्ज, कभी कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोलीकांड। भाई सरकारें लाठी और गोली से नहीं चलाई जाती। प्रजातंत्र की सरकारें लोगों का दिल जीतने से चली जाती। तो ऐसा अगर इस आज समय है, आवाज बुलंद करो तो देखो कामयाबी मिल जाएगी। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य है नहीं। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया पूरे देश में। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। क्यों भाई? प्रति व्यक्ति आज पता है, प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था 2014 में। रोजगार किसको देंगे? ये बेरोजगारी। जब 2014 में हमारी सरकार थी तो सरकारी नौकर 4 लाख थे। अरे जनसंख्या बढ़ गई 7 साल में, लेकिन सरकारी नौकरी कितनी हो गई? आज 2,80,000। वो घटा दी, जनसंख्या बढ़ गई, तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में बेरोजगारी, जो प्राइवेट कंपनी उनमें बेरोजगारी, और खास तौर पे जैसे मौलाना साहब ने कहा, गरीब आदमी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, और प्राइवेट वो करें नौकरी, कोई उनमें रिजर्वेशन कर सकते हैं? उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं, सरकार में कोई वो नहीं, प्रमोशन नहीं, तो कहाँ जाएंगे? क्या गरीब आदमी करेगा? क्या किसान करेगा? क्या मजदूर करेगा? आज व्यापारी क्या? मेरे एक दोस्त ने 4 लाइन लिखी हैं, वो मैं बड़ी सिंपल हैं, वो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। वो लिखता है, जिए तो कैसे जिए, खेती का खाद महंगा, खाने का तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, चूल्हे की आग महंगी। ये मेरी बहन बैठे, देखो बेटे गैस की कितनी कीमत हो गई है। हाँ, चूल्हे की आग महंगी, सरिया और सीमेंट महंगी, जीवन की सांस महंगी, अरे दवा और एम्बुलेंस महंगी, नारियल और ककड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी ले जाओ वो भी महंगी हो गई। तो जिए तो कैसे जिए? गैस इतनी महंगी हो रही है कि एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में चला गया, उसने ऑर्डर दिया, क्या? अगर 2 डोसे लाओ। बिल आया जब 2 डोसे खा लिए उसने, बिल आया तो एक डोसे की कीमत 40 रुपए और दूसरे की 50। वो लड़ने लग गया उससे कि भाई ये क्या बात, वही उतना ही साइज का डोसा था, 2 डोसे थे, एक की 40 लगाई, एक की 50। बोला भाई जब तूने पहला डोसा खाया ना और दूसरा डोसा मंगाया, इतनी देर में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते 50 रुपए हो गया। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी क्या करेगा? बोला हरियाणा सरकार कहती है
हम बेरोजगार रोजगार देंगे। तो एक ने पूछा भाई कैसे रोजगार देंगे? एक मजाक में बोला इनका आदमी में नाम नहीं लेना चाहता किसी का, भाई हम यूं करांगे, उन तक कहेंगे कम तम रात ने 200 लीटर डीजल खरीद लियो, अगले दिन 35 पैसे महंगा होया पाओगा, रोजगार मिल गया। तो ऐसी सरकार, मैं व्यक्तिगत निंदा करने का किसी का नहीं करता हूं, ना मेरी संस्कृति है ये, लेकिन सरकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से फैला हुआ है, हमने सरकार कभी सुनी नहीं है भाई। आई हैं भ्रष्टाचार पहले हुए हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार। वो बता रहा था गरीब आदमी पैसे लेके वो के कागज दे दे और फिर कर दे। अभी आपके सामने ही कह रहा था, बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बात कही। भाई मैं जितने मेरे साथी हैं जींद के संघर्ष के, देखो एक बात साफ है, जैसे मैंने कहा कि पहला बड़ा जलसा जींद में करेंगे हम, पूरे देश का सबसे बड़ा, और यहां से आशीर्वाद होगा तो भाई किसी के रोक के मैं नहीं रुकूंगा। बताओ जींद वाले साहब, ये मैं आपसे वादा कर, बोलो मंजूर है मेरी बात? तो भाई जो कार्यक्रम ले रहा है सभी साथियों को भी मैंने कहा है, बात समस्याएं नोट करो, विधानसभा जोर शोर से उठाना है। धर्म सिंह भी यहाँ तो कई दिन से बैठा है, हमारा ऑब्जर्वर था, बहुत अच्छा इसने भी काम किया, सभी साथियों ने अच्छा काम किया, हमारे सारे विधायक यहाँ पर हैं। तो भाई सभी का, और जो आप आए यहाँ, और एक बात विश्वास दिला के दर, मैं तो विश्वास पे काम करता हूँ, जो आपने विश्वास दिलाया है उसको लेकर मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। ये मैं यहाँ से आवाज आपकी लेके जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मजदूरों को परेशान करने का काम किया है,